सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति भौतिकी का पार्ट 3, फिजिक्स का पार्ट 3, टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट 73। आवर्त गति। आवर्त गति पेरियोडिक मोशन, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त काल, टाइम पीरियड, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। दोलनी गति। दोलनी गति किसी पिंड की साम्य स्थिति को इधर उधर गति करने को दोलन अथवा कंपनिक गति कहते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हटा जो होता है। यह आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर 1/t होता है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो नंबर 1, उसका त्वरण शून्य होता है। दूसरा, उसका वेग अधिकतम होता है। तीसरा, उस वेग पर कोई बल कार्य नहीं करता। चौथा, गति ऊर्जा अधिकतम तथा स्थिर ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो नंबर 1, गति ऊर्जा शून्य तथा स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है। दूसरा, वेग शून्य होता है। तीसरा, त्वरण अधिकतम होता है और चौथा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, यदि कोई भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को सम स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्त काल T बराबर 2π√L/G होता है। अर्थात नंबर 1, यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा जिससे झूले का आवर्त काल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः झूले वाली लड़की की बगल में कोई दूसरा आकर बैठ जाए तो इससे आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा नंबर, यदि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्त काल बढ़ जाता है। घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम हो जाता है। नंबर 4, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वह भारहीनता के कारण G बराबर 0 अतः घड़ी का आवर्त काल अनंत हो जाएगा अतः उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य ही नहीं कर पाएगी या करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्त काल बढ़ जाता है अतः घड़ी सुस्त हो जाती है। सर्दियों में लंबाई कम हो जाने पर आवर्त काल तेज हो जाएगा और घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर आवर्त काल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना होता है। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बाह्य बल हटा लिया जाता है अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट, विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिसमें कम बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। विकृति, स्ट्रेन,
किसी तार का विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि और छोटी L होती है, तो छोटी L बटे बड़ी L को विकृति कहते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को प्रतिबल कहते हैं। यंग मापांक, यंग्स मॉडुलस, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम, हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अल्फा विकृति या प्रतिबल बटे विकृति बराबर ही एक नियतांक है। प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जो किसी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में संचालित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग वैसी तरंग जिनमें माध्यम के कण अपनी मध्यम स्थिति पर आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करता है, जैसे ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वैसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्यम स्थिति पर ऊपर नीचे तरंग गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, जैसे जल सतह पर उत्पन्न तरंगे, प्रकाश तरंगे इत्यादि। नंबर 2, अयांत्रिक तरंगे वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित होती है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह उदासीन होती है और प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जैसे नंबर 1 कैथोड किरणें, दूसरा केनाल किरणें, तीसरा अल्फा किरणें, चौथा बीटा किरणें, पांचवा ध्वनि तरंगे और छठा प्रसरण तरंगे। 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की तरंगे को सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। तरंग गति बेमौसम जब किसी कारक द्वारा विक्षोभ उत्पन्न करने पर कोई वस्तु गतिमान होती है तो वस्तु पर इस प्रक्रिया को ही तरंग गति कहते हैं। आयाम एम्पलीट्यूड दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के लिए किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ऐसे दो क्रमिक कणों जो कि ठीक एक ही समय में बिल्कुल एक ही रीति से दोलन करते हैं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य या v बराबर n लैम्ब्डा है, n इंटू लैम्ब्डा। ध्वनि तरंग साउंड वेव ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को ही सामान्य मानव सुन सकता है। इसे सर्व यानी ऑडिएबल वेव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगे को अवसरय तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रसरय तरंगे कहते हैं। मानव कान इसे भी नहीं सुन सकता, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकता है। प्रसरय तरंगे का उपयोग प्रसरय तरंगों के उपयोग नंबर 1 संकेत भेजने में, दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, चौथा कल कारखानों की चिमनियों से काली हटाने में, पांचवा दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में,
नंबर 6 गठिया रोग। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यम में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम में ध्वनि का चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक, दर में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग। माध्यम और ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकंड में 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। वायु का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 1269 मीटर प्रति सेकंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का वेग 260 मीटर प्रति सेकंड है। भाप में यानी 100 डिग्री सेल्सियस भाप हो, उसमें ध्वनि का वेग 405 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में ध्वनि का वेग 5130 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि का वेग 1483 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि का वेग 1533 मीटर प्रति सेकंड। पारा में ध्वनि का वेग 1450 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि का वेग 5640 मीटर प्रति सेकंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि का वेग 1213 मीटर प्रति सेकंड। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व सूक्ष्म वायु का घनत्व से कम होता है, अतः सूक्ष्म वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। यानी नमी युक्त यानी बरसात के मौसम का जो वायु होता है, और सूक्ष्म यानी गर्मी के मौसम का जो वायु होता है, तो नमी युक्त में ध्वनि का वेग अधिक होता है सूक्ष्म वेग वायु की अपेक्षा। ध्वनि के लक्षण। ध्वनि में के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: तीव्रता, त्वरत और गुणता। तीव्रता इंटेंसिटी, इसी के कारण ध्वनि तीव्र या धीमी सुनाई पड़ती है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति वर्ग मीटर या 10⁻⁻⁶ जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि तीव्रता का प्रयोगात्मक मापक बेल होता है, जिसके 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के समानुपाती होता है। त्वरत, पिच, इसी के कारण यानी त्वरत यानी पिच के कारण ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर त्वरत अधिक होता है, जिससे ध्वनि पतली निकलती है, तथा आवृत्ति कम होने से त्वरत कम होता है और आवाज या ध्वनि मोटी या आवाज मोटी निकलती है। इसी कारण महिलाओं की आवाज पतली होती है, जिसका उसमें त्वरत अधिक होता है, पिच महिलाओं में अधिक होता है। गुणता, क्वालिटी, इसके कारण समान प्रबलता एवं सामान्य त्वरत की ध्वनियों में अंतर पता चलता है। ध्वनि की गुणता सनादि स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि, इको, किसी सतह से परावर्तन के बाद जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तक सतह से न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर की दूरी पर रहनी चाहिए। कानों पर प्रतिध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि के द्वारा हम समुद्र की गहराई तथा वायुयान की ऊंचाई को माप सकते हैं। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति
उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल सुपरसोनिक यानी प्रासोनिक एवं यदि 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल हाइपरसोनिक अति प्राध्वनिका कहलाती है। ऊष्मा यह एक ऊर्जा है। ऊष्मा एक ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण हस्तांतरित होती है। वस्तु की ऊष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। समानता ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। इसके अलावे निम्न मात्रक का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 कैलोरी 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है और 4186 जूल बराबर 1000 कैलोरी। ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को बतलाता है तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को निश्चित करता है। ताप मापन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापन के लिए द्रवों और गैसों के ऊष्मीय प्रसार का उपयोग करना व्यवहारिक एवं सुविधाजनक होता है। ताप की माप के लिए निम्नलिखित पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सेल्सियस पैमाना या सेल्सियस मापक, इसका व्यवहार सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। यह 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 बराबर भागों में बटा रहता है। नंबर 2 फ़ारेनहाइट मापक, इसका व्यवहार सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कुल 180 बराबर भागों में बटा रहता है। केल्विन मापक, इसका व्यवहार सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने किया था। यह 273 केल्विन से 373 केल्विन तक कुल 100 भागों में बटा रहता है। केल्विन मापक्रम पर ताप के माप को लिखते समय डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। र्यूमर मापक, यह 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक कुल 80 भागों में बटा रहता है। चारों मापक्रमों के में संबंध C-0 बटे 100 बराबर F-32 बटे 212 32 और बराबर R-0 बटे 80 बराबर K-273 बटे 100। ये तीनों मतलब किसी दो को निकालने का ये संबंध है। C-0 बटे 100 बराबर F-32 बटे 212 32, इसे 180 भी लिख सकते हैं क्योंकि घटा के 180 लिखा जाता है। बराबर R-0 बटे 80 बराबर K-273 बटे 100, क्योंकि यहाँ K 373 तक अधिक से अधिक है, इसी कारण। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम सामान्य तौर पर नहीं होती, इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप को 0 के लिखा जाता है, अर्थात 0 के बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्यतः ताप मापी में पारा ही भरा जाता है,
जो -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा तापमान में निम्न गैसों भी भरी जाती है। इसके अलावा तापमापी में निम्न गैसों भी भरी जाती है, जैसे हाइड्रोजन तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन तापमापी, और नाइट्रोजन तापमापी का प्रयोग 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने का में उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। इससे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से तापयुग्म तापमापी द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा C हो तो उसके ताप को T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q हो तो C बराबर Q/m ब्रैकेट T2 - T1 और बराबर J/ किलोग्राम डिग्री सेल्सियस बराबर 0 प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। Q बराबर mc इंटू T2 - T1। कुछ समान ताप के मान। चंद्रमा के अंधेरे भाग का ताप -180 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश अटलांटिक का ताप -42 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ तथा नमक के मिश्रण का ताप -20 डिग्री सेल्सियस है। आइसक्रीम का ताप -5 डिग्री सेल्सियस है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। स्नान करने के लिए गर्म पानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के सबसे गर्म प्रदेश लीबिया का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस है। ताजी बनी चाय का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा के उजले दिखने वाले भाग का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान। पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा और पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा। जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान 4200 है। अल्कोहल का 2500, बर्फ का 2101, किरासन तेल का 2090 यानी 2090, वनस्पति तेल का 1965, हवा का 992, एल्यूमिनियम का 904, कार्बन डाइऑक्साइड का 833, तांबा का 385, लोहा का 398, जस्ता का 385 और सीसा का 126 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्माधारिता किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसकी विशिष्ट ऊष्मा C हो तो उस वस्तु का ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अर्थात वस्तु की ऊष्माधारिता m×1 बराबर mc। यहाँ ताप वृद्धि बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्माधारिता का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुने विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बराबर किलोग्राम गुने जूल बटे किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किलोग्राम कैंसिल हो गया तो जूल बटे डिग्री सेल्सियस। इसे जूल प्रति डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, अर्थात ऊष्माधारिता का मापक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन तीनों में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा बीटा एवं गामा में संबंध। अल्फा बीटा गामा में संबंध है 1:2:3 का, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा होता है।
प्रायः सभी द्रव का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पुनः जल का आयतन बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कुछ पदार्थों के रेखीय प्रसार गुणांक इस प्रकार है। पदार्थ अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस में। सीसा का रेखीय प्रसार 29 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस है। एल्यूमिनियम का 23 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। पीतल का 19 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। तांबा का 17 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। इस्पात का 11 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। साधारण कांच का 9 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। पायरेक्स कांच का 3 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस रेखीय प्रसार गुणांक है। ऊष्मा का संचरण प्रकृति में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा का हस्तांतरण या संचरण कहलाता है। यह 3 विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। न्यूटन का शीतलन नियम समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होती है। अतः जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कमती जाएगी। किरचॉफ का नियम जो वस्तु ऊष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होती है वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होती है। इसी कारण अंधेरे कमरे में समान रूप से गर्म काली और सफेद वस्तुओं को रखने पर काली वस्तु अधिक चमकेगी क्योंकि वह अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। स्टीफन का नियम किसी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता E बराबर उसके परम ताप T के चौथे घात के समानुपाती होती है, अर्थात E बराबर समानुपाती T⁴ या E स्टीफन नियतांक। जहाँ T⁴ वहीं स्टीफन नियतांक कहलाता है। इस सिंबल को सिग्मा कहते हैं। सिग्मा स्टीफन नियतांक कहलाता है। ताप द्वारा अवस्था परिवर्तन किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में ताप नहीं बदलता है। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलता है उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन का ताप समान होता है। ताप बढ़ाने एवं अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा किसी वस्तु की गुप्त ऊष्मा वह परिणाम है जो बिना ताप में परिवर्तन के उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाने के लिए आवश्यक होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नियत ताप पर किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। भाप्सन की गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर द्रव के इकाई द्रव्यमान को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव के भाप्सन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। जल भाप की गुप्त ऊष्मा जल के अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है।
प्रशीतक प्रशीतक रेफ्रिजरेटर प्रशीतक में भाप्सीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक भाप्स कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा रहता है जो भाप्सीकरण होकर ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी निश्चित ताप पर वस्तु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलभाप की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलभाप की मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर से की जाती है। ताप बढ़ाने की अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है। माप के लिए अनुकूलतम परिस्थिति निम्न है। ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अपेक्षित आर्द्रता 60% से 65% के बीच। वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह नियम ऊष्मा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी पिंड को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। नंबर 1, पिंड की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे पिंड का ताप बढ़ता है, बाह्य कार्य करने में। दूसरा, समतापी प्रक्रम। जब किसी पिंड में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि किसी पिंड में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान पिंड न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा ले, इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अचानक प्रसार होने पर उसके सूक्ष्म बर्फ ड्राई आइस के रूप में हुआ परिवर्तन रुद्धोष्म परिवर्तन का ही उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता, परंतु यह नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता। इस नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, केल्विन के कथानुसार ऊष्मा को पूर्णतः कार्य करने में परिवर्तन असंभव है। दूसरा, क्लासियस के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे प्रकाश, और उससे आगे आप सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज।